हमने इस घटना के बारे में कभी बात नहीं की, यहाँ तक कि आपस में भी नहीं। ये मेरे दोस्त बेन और रायन के साथ हुआ था, जब हम हमेशा की तरह वीकेंड पर जंगल में कैंपिंग करने गए थे। इसके बाद हम कभी भी कैंपिंग करने नहीं गए। आमतौर पर हम नई नई जगहों पर जाने की कोशिश करते थे। एक जंगल था जो हमारे शहर से करीब 2 घंटे दूर, जिसके बारे में हमने सुना। हम काफी समय से वहां जाने का सोच रहे थे, लेकिन उसे टालते आ रहे थे क्योंकि कहा जाता था कि वह जगह खतरनाक है, जंगली जानवरों से भरी हुई, जो अक्सर कैंपर्स पर हमला कर देते हैं। बेन, जो हमेशा खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश करता था, बोला कि वह अपनी शॉटगन साथ ले जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। रायन थोड़ा डरपोक था, लेकिन फिर भी मान गया। जैसे ही हमें एक खाली वीकेंड मिला, हम वहां निकल पड़े। हम दोपहर तक वहां पहुंच गए। कैंप लगाने के बाद जब रात होने लगी तो हमने जंगल में थोड़ी सैर करने का फैसला किया। हमने अपना सामान सुरक्षित किया और बेन ने सेफ्टी के तौर पर अपनी शॉटगन निकाल ली। फिर हमें कच्चे रास्ते पर चलते हुए जंगल के अंदर गहराई तक जाने लगे। ऐसे अंधेरे में की गई वॉक मुझे हमेशा सुकून देती थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। मुझे बेचैनी होने लगी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। करीब आधे घंटे चलने के बाद हमें आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई बड़े जीव हमारे करीब आ रहे हों। उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन आज तक मुझे यकीन है कि उन आवाजों के नीचे मुझे धीमी धीमी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। हम पूरी तरह घबरा गए और उसी रास्ते से वापस भागने लगे। इस अफरा तफरी में मैं, बेन और रायन से अलग हो गया। मुझे उनकी टॉर्च की रोशनी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं बस बिना सोचे समझे भागता रहा। कुछ देर बाद मैं एक पुराने घर के पास से गुजरा, जो शायद कभी आग में जल चुका था। उसकी खिड़कियां बंद थी, लेकिन दरवाजा आधा खुला हुआ था। तभी मुझे अंदर से कुछ सुनाई दिया। मैं डर के मारे कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, लेकिन फिर समझ आया कि वो रायन की आवाज है, जो मुझे अंदर आने के लिए बुला रहा था। मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन जैसे ही बाहर से जानवरों की आवाजें और करीब आने लगीं, मैं दौड़कर अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपनी टॉर्च से कमरे में रोशनी डाली। वहां रायन खड़ा था। मैंने रोशनी उसके चेहरे पर डाली, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह असामान्य रूप से शांत लग रहा था, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल उल्टा था। अभी यहीं रुकते हैं, उसने बहुत शांत आवाज में कहा। बाहर वो चीजें खतरनाक हो सकती हैं। मुझे बेन की चिंता थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि उसके पास शॉटगन है, वह संभाल लेगा। मैंने गहरी सांस ली और कमरे को ध्यान से देखने लगा। फ्लोर पर पड़ी हुई चेयर्स जली हुई थी और कमरे के एक कोने में लकड़ियों का ढेर था, जिसके आसपास पत्थर बिखरे हुए थे। अचानक हमें बाहर से बेन की गन चलने की आवाज सुनाई दी, अभी 2 बार। मैं वहीं दंग रह गया। जंगल की बाकी सारी आवाजें एकदम से थम गईं। मैंने रायन की तरफ देखा, वह बस चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रायन ने तुरंत मेरे कंधे पकड़ लिए और कहा, दरवाजा मत खोलना, वो उन्हीं में से कोई हो सकता है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वह बार बार मना करता रहा, मत खोलो, वो हमें मार देंगे। मुझे डर लग रहा था, लेकिन यह भी डर था कि शायद वो बेन हो, जिसने किसी जानवर को मारा हो और अब मदद ढूंढ रहा हो। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, गहरी सांस ली और रायन की आवाज को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी बॉडी में ठंडक दौड़ गई। मेरे सामने रायन खड़ा था। वो सामान्य तरीके से बोला, यार, तुमने भी बेन की बंदूक की आवाज सुनी? हमें उसे ढूंढना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा और कमरे के अंदर टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था। जैसे ही रोशनी कमरे के कोने में पहुंची, मुझे समझ आया कि मैं पहले क्या देख रहा था। वो लकड़ियों का ढेर नहीं था, वो हड्डियों का ढेर था और उनके चारों ओर इंसानी खोपड़ियों का एक घेरा बना हुआ था। हम दोनों वहां से तेजी से भागे। आखिरकार हमें बेन कैंप के पास मिला। वो बहुत पीला पड़ चुका था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हम तुरंत ट्रक में बैठे और वहां से भाग निकले। वापस आते समय रास्ते में काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार मैंने बेन से पूछा, तुमने किस पर गोली चलाई थी? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ चीजें पेड़ों के पीछे से आईं और मुझ पर हमला किया। मैंने उन्हें मार गिराया। मैंने पूछा, बेन, वो चीजें क्या थीं? उसने धीमी आवाज में कहा, वो तुम लोग थे। मैंने तुम दोनों को वहीं मार दिया था। बाकी रास्ते हम तीनों में से किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा और उसके बाद हमने बेन को कभी नहीं देखा। लगभग 1 साल हो चुका है जब मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त जेरेमी को दफनाया था। कार एक्सीडेंट, उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। उस मनहूस रात की वो एक कॉल, जिसने सब कुछ सिर्फ 5 शब्दों में बदल दिया। हेलो। मुझे उस रात उसके साथ होना था, लेकिन मैंने आखिरी समय पर मना कर दिया था। मैंने उससे कहा कि मैं थका हुआ हूं, हम अगले वीकेंड मिल लेंगे।
मुझे फिर कभी मौका ही नहीं मिला। तब से मैं खुद को ही दोष दे रहा हूं। शुरू में ये गिल्ट इतना ज्यादा नहीं था, ये धीरे धीरे चुपचाप मेरे अंदर बसता चला गया। मैंने खाना पीना छोड़ दिया, ठीक से सो नहीं पाता था, काम पर ध्यान नहीं लग रहा था। मैं हर हफ्ते उसकी कब्र पर जाने लगा, जैसे शायद इससे कुछ ठीक हो जाए। बस वहां बैठकर हवा से बातें करता था, उम्मीद करता था कि कहीं ना कहीं वो मुझे सुन रहा होगा। फिर 3 हफ्ते पहले कुछ हुआ। मैं अभी लेट शिफ्ट खत्म करके निकला था। मैं हमेशा घर जाते वक्त कब्रिस्तान के रास्ते से जाता था। वो छोटा रास्ता था और अब मुझे इसकी आदत हो गई थी। जेरेमी की कब्र अब एक जाना पहचाना ठिकाना बन गई थी, लेकिन उस रात वहां कोई बैठा हुआ था। मैं लगभग उसे नजरअंदाज करके निकल गया। सोचा कोई और होगा, शायद नशे में। लेकिन फिर वो खड़ा हो गया। वही पुरानी लेदर जैकेट, वही घिसे हुए कॉन्वर्स शूज, वही बिखरे ब्राउन हेयर जो हमेशा अजीब ढंग से खड़े रहते थे। और उसने मुस्कुराया। तुम थके हुए लग रहे हो, काफी समय हो गया है ना? मैं जम गया। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन वो सामने खड़ा था, ना पीला, ना चमकता हुआ, ना हवा में तैरता हुआ, बस वो वहां खड़ा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ छुआ। उसका हाथ गर्म था, वो सांस ले रहा था। वो कोई भूत नहीं था। मैं उसे घर ले आया। वो ऐसे खा रहा था जैसे उसे सालों से खाना नहीं मिला हो। खाते वक्त वो मुश्किल से कुछ बोल रहा था। जब मैंने पूछा वो कहाँ था, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं मिट्टी में जागा चलता रहा जब तक मुझे याद नहीं आ गया कि मैं कौन हूं। मैंने और कुछ नहीं पूछा। मैं इस पल को खराब नहीं करना चाहता था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वापस आ गया था। मेरे लिए बस वही काफी था। लेकिन चीजें जल्दी बदलने लगी। जेरेमी सोता नहीं था। जब भी मैं रात में उठता तो वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा होता। 1-2 बार नहीं, हर रात वो वही करता। हमेशा शांत, हमेशा स्थिर। कभी कभी मैं उसे अपने आप से बातें करते सुनता था, धीमी और कभी तेज आवाज में, ऐसे शब्द जो बिल्कुल सही नहीं लगते थे। मेरी बिल्ली उसके पास जाने से कतराती थी। जैसे ही वो कमरे में आता, वो फुफकारती और दूर भाग जाती। मोहल्ले के कुत्ते भी उसके पास से गुजरते ही भौंकने लगते थे। कभी कभी काली भीगी मिट्टी के टुकड़े बाथरूम में, गलियारे में, चादरों पर बिखरे रहते थे। उसने कभी समझाया या बताया नहीं, ना ही ये दिखाने की कोशिश की कि ये सब उसने नहीं किया। कभी कभी मैं उसे अंधेरे में मुझे देखते हुए पाता था। उसकी आंखें रोशनी में ऐसे चमकती थीं जैसे वो कोई खतरनाक जानवर हो। और अगर मैं ज्यादा देर तक देखता तो मुझे उसके पीछे कुछ महसूस होता। कुछ जो मुझे देख रहा था वो जेरेमी नहीं था, या अब नहीं रह गया था। 2 रात पहले मैं अचानक से उठा और वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। वो हिल भी नहीं रहा था, बस मुझे घूर रहा था। वही टेढ़ी मुस्कान जो वो पहले करता था जब हम कोई शरारत करते थे या क्लास बंक करते थे। लेकिन अब उसमें मजाक नहीं था। वो मजाक नहीं, मजाक उड़ाना था। फिर उसने कहा, जल्द ही जेरेमी का कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ उसकी खाल रह जाएगी। यह सुनकर मैं दंग रह गया, कांपती हुई आवाज में। मैंने उसे घर से निकल जाने को कहा। मैंने पुलिस बुलाने की धमकी भी दी, बट वो जरा भी नहीं हिला, बस धीरे से अपना सिर टेढ़ा कर लिया। फिर उसने उसी फुसफुसाहट में दोबारा कहा, वही भाषा जो इस दुनिया की नहीं लगती। और तभी लाइट चली गई। मेरा फोन अपने आप टूट गया। बीच से दरार पड़ गई, जैसे जमीन में फॉल्ट लाइन बनती है। मुझे नहीं पता उस रात मैं किसे घर ले आया, लेकिन वो जेरेमी तो नहीं है। वो उसका चेहरा पहनता है, उसकी आवाज, उसकी यादें, और मुझे पता है वो अभी भी इसी घर में है। चौथी बार मेरे फोन की तेज आवाज ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया और मेरी भारी नींद भरी आंखें खुल गईं। मुझे याद आया कि मैं कहाँ था, अपने बिस्तर पर, चादरों के नीचे, जो कुछ मिनट पहले बहुत नरम और सुकून देने वाली लग रही थी, लेकिन अब स्ट्रेट जैकेट की तरह मुझे जकड़कर फंसा रही थी। मैंने जल्दी से चादर हटाई और अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने आंखें सिकोड़कर स्क्रीन की तरफ देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह मुझसे क्या चाहता है। रात के 2:41 पर एक अनजान नंबर से कॉल। अरे, खुद को कोसते हुए कि मैंने क्यों देखा, लेकिन अब जब देख लिया तो सोचा उठा ही लेता हूं, है ना। मैंने ग्रीन बटन को स्वाइप किया और फोन कान से लगाया।
हल्की और थोड़ी रूखी आवाज में हेलो कहा। मैंने कुछ सेकंड इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं चिड़चिड़ा होने लगा और फोन काटकर वापस सोने ही वाला था कि तभी लाइन के दूसरी तरफ से बहुत हल्की सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने झुंझलाकर कहा, हेलो, कौन है ये? क्या ये कोई मजाक है? तुम्हें लगता है इस वक्त किसी को कॉल करना मजेदार है? सांस की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई व्यक्ति फोन के और करीब आ रहा हो। मैंने गौर किया कि वो सांस भारी और तकलीफ भरी थी, जैसे किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। फिर उस व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली, जोर से हाँफते हुए, और बहुत धीमी आवाज में 2 शब्द कहे, बाहर देखो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं पल भर में चिड़चिड़ेपन से सीधे डर में बदल गया। मैं बिस्तर से उठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पुलिस को कॉल करूं? मैं सिटी के अंदर रहता था, और वो भी फ्राइडे की रात। शायद ये कोई मजाक ही हो सकता था, जानते हुए कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ देर तक कमरे के पर्दे को घूरता रहा। मेरा गला सूखने लगा, मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि कोई हथियार ढूंढ लूं, लेकिन मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मैंने एक और गहरी सांस ली और धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने एक हाथ से पर्दे को पकड़ा, उसे हटाने के लिए तैयार, लेकिन उतना ही डरा हुआ। मेरे दिमाग में डरावनी फिल्मों के दृश्य घूमने लगे, जैसे कोई पागल आदमी खून से सना चाकू लेकर मेरी खिड़की के बाहर खड़ा हो और मुझे घूरते हुए डरावनी मुस्कान दे रहा हो। मैंने उस ख्याल को भूलने की कोशिश की, खुद को समझाते हुए कि यह सब बेवकूफी है। एक गहरी सांस लेकर मैंने एक झटके में पर्दा हटा दिया और बाहर देखने लगा। मेरी आंखें इधर उधर दौड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस खाली पड़े रास्ते, जैसे वो हमेशा रहते थे। राहत की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने सोचा ये जरूर किसी दोस्त का बेकार मजाक होगा, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा फोन अभी भी बिस्तर पर पड़ा है। फिर भी वो सांस लेने की आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी, और वो आवाज मेरे ठीक बगल में रखे कबर्ड के अंदर से आ रही थी। मेरा दिल जैसे रुक गया।